व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डायरेक्ट मेथड? अच्छा, जरा अब ना एक बात समझना, बड़े कॉमन सेंस की बात है, एक मुनीम नहीं समझ सकता बट फाइनेंस मैनेजर समझ सकता है। आप तो फाइनेंस मैनेजर हो। आप लेट से मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं, मुझे उसमें से 45 बच्चों को एक ग्रुप में इकट्ठा करना है और 5 बच्चों को नहीं करना। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। 50 में से 45 को इकट्ठा करना है, 5 को अलग करना है। मैं कैसे 45 को इकट्ठा करूंगा? मैंने निकाली अपनी एक शीट जिसपे 50 बच्चों के नाम लिखे हैं। उनमें से राम अलग हो जाओ, बेटा श्याम अलग हो जाओ, रहीम बेटा तुम अलग मत हो, तुम एक्सक्लूड हो जाओ, इब्राहिम अलग हो जाओ, शाहरुख अलग हो जाओ। आप देख रहे हो जो जो चाहिए मैं उसको निकालता जा रहा हूं और अलग से लिखता जा रहा हूं। सलमान अलग हो जाओ, जॉन अलग हो जाओ, रणबीर अलग हो जाओ, रणवीर तुम भी जाओ, दीपिका अब तुम्हारा क्या होगा? रणवीर और रणबीर दोनों चले गए, जाओ तुम भी, उनको भी भेज दिया। प्रियंका चोपड़ा जाओ, शाहिद कपूर व्हाट विल यू डू, तुम भी जाओ। आप देख रहे हो मैं 50 में से 45 बच्चों के नाम कॉल आउट करके उनको अलग इकट्ठा कर रहा हूं, यानी कि सीधे तरीके से कान पकड़ रहा हूं। भाई जो चाहिए वो मांग लो। किसी ने बोला भगवान से मांगते टाइम बड़ा ध्यान से मांगना, कई बार ट्रू हो जाता है, तो इसीलिए वही मांगो जो चाहिए। भाई मुझे सिर्फ कैश में आइटम चाहिए, वही मैंने मांग लिया, बात खत्म हो गई। दैट्स द डायरेक्ट मेथड। आइए जी लिखना शुरू करें। डायरेक्ट मेथड, दिस इज अ simpler way of looking at things। मैं आपको जब इनडायरेक्ट कराऊंगा ना तब बाकी बातें बताऊंगा। भुवनेश्वर पता है क्या कह रहा है? कह रहे सर आप अननेसेसरी मेहनत ज्यादा क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट में आपने 50 में से 45 नाम कॉल आउट किए, आप ऐसा करो ना 5 को सीधा अलग कर दो। दैट इज एन इनडायरेक्ट मेथड कि भैया जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, जो बचे रह जाएं वो ऑटोमेटिक 45। ये एक स्मार्ट वर्क होता है। इनडायरेक्ट मेथड इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। डायरेक्ट मेथड इज अ बोरिंग वे, हार्ड वर्किंग वे। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स we will call and select all 45 that we need. More hard work by accountant, but very helpful for the reader। आप और मैं जैसे लोग जब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट मेथड से बनाई है, उसमें हमें बहुत हेल्प होगी। रीडर के लिए बहुत अच्छी है, बट हाँ भाई अकाउंटेंट की जरा पिलाई हो जाती है। अकाउंटेंट की तो पिलाई हो जाती है। इट्स अ बोरिंग वे, इट्स अ हार्ड वर्किंग वे। अकाउंटेंट की बड़ी मेहनत लगती है। We prepare different ledger accounts and use P&L figures to calculate cash flows। इसका एक अभी एग्जांपल लूंगा, अभी इसका एग्जांपल लूंगा। हम ना इसमें क्या करते हैं, हमें सीधा टू फाइंड आउट लिख लीजिए, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। हम इसमें भैया सीधा सीधा अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें से कैश फ्लोज ढूंढ लेते हैं। These cash flows are then
tabulated as per AS3 revised। हमने AS3 से पूछा भाई कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या, कह रहे हैं हाँ, ठीक है उसमें रख देंगे, बट कैश फ्लो ढूंढे कैसे? आपने अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाए, उसमें से P&L फिगर्स भरी, कुछ कुछ करा। ये बिल्कुल सीधा तरीका है बनाने का, बड़ा ही बच्चों वाला काम है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी इस पॉइंट नंबर 4 को वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपका बाकी बचा हुआ टाइम इस पॉइंट नंबर 4 पे जाने वाला है। लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वही जैसे आप अपने अकाउंट्स में बनाते थे। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाओ, बॉन्ड्स का अकाउंट बनाओ, जो मर्जी करो, डेटर का बनाओ, ये करो वो करो, बट भैया मुझे कैश फ्लो निकाल के दो, कैश फ्लो निकाल के दो। स्टार मार्क करें, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर shown in footnotes। ध्यान से मेरी बातें एक एक करके समझते जाना। किसी ने पूछा भाई इक्विटी शेयर्स के बदले प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो गए, या मशीन के बदले आपने डेट इशू कर दिया, इन सारी ट्रांजैक्शन में कैश तो आया नहीं। इसका मतलब कोई चीज में अगर कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, इसका मतलब वो कैश फ्लो के बाहर होगी। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आप मुझे सिंपल सिंपल सा ही बता दो, बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है? आपने बोनस इशू करे 20,000 रुपए के बोनस शेयर, पता ना क्या जर्नल एंट्री करोगे? देखें जरा कौन अकाउंटेंट कितना स्ट्रांग है। अकाउंट्स में अगर जर्नल एंट्री वीक है तो आप अच्छे सीए नहीं बन सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपका टीवीएम वीक है, आप अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं बन सकते। इंग्लिश में ग्रामर वीक है, आप अच्छे ओरेटर नहीं बन सकते। कुछ कुछ तो बेसिक फंडामेंटल होंगे ना, तो जर्नल एंट्री तो सब चीजों का निचोड़ है। जर्नल एंट्री हमेशा बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। चलिए जी जरा मुझे बताइए बोनस शेयर की जर्नल एंट्री देखें जरा। कह रहे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ही बेकार। ये क्या लिख दिया? ये थोड़ी होती है कोई, ये थोड़ी होती है बोनस शेयर इशू करने पे। वाह जी वाह, वेरी गुड। बोनस शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके बाद क्या होता है? ये बोनस शेयर के पैसे कहां से आते हैं? बोनस शेयर डेबिट तो कर दिया, अब बोनस शेयर लेके कहां जाओगे? बोनस शेयर हवा में थोड़ी लटकेगा, कहीं से तो फंडिंग करोगे। बोनस शेयर जाता है रिजर्व्स में से, वेरी गुड। एक्सप्लेनिंग, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बोनस शेयर एट द रेट 20,000 इशू। तो आपकी एंट्री होती है बोनस शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर आप जनरल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व टू बोनस शेयर। यही तो एंट्री होगी, यानी कि बोनस से बोनस कैंसिल। आपकी नेट एंट्री जो मैं अपने फाइनेंस मैनेजर से सुनना चाहता हूं, जबलपुर मैं आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं जो नेट एंट्री सुनना चाहता हूं वो ये, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
नेट एंट्री। इस एंट्री का मेरे कैश इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इट्स अ नॉन कैश आइटम, इट शुड नॉट बी शोन। ये तो वही बात हो गई कि भाई जब इनविटेशन, लेट्स से कई बैचलर पार्टीज में इनविटेशन आता ही बॉयज को है। अब वहां पे होता क्या है वो सब छोड़ो, बट आता ही बॉयज को है। एक दोस्त की शादी थी हमारे पीछे, उसने इनवाइट ही सिर्फ बॉयज को किया। मैंने कहा आई एम मैरिड, तो क्या मतलब वाइफ को साथ में लाना है? कह नहीं जी, नॉट विद फैमिली, ओनली विद बॉयज। इस स्टेटमेंट में आपका इनविटेशन आया ही सिर्फ कैश को है, ये तो नॉन कैश है, तो इसको तो इनवाइट ही नहीं किया। इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं, इट इज नॉट इनवाइटेड। लेकिन अपने इन्वेस्टर को अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बड़ा मन कर रहा है, हाय किसी तरह बता दूं इन्वेस्टर को, कहीं उसको मिस ना हो जाए। दिस इज सच अ मटेरियल ट्रांजैक्शन। देखिए जरा हमने क्या लिखा है, आप सारी नॉन कैश चीजें थोड़ी बताओगे, जो बड़ी बातें होंगी, मटेरियल इन नेचर होंगी, उसको अलग से फुटनोट में दिखाओगे। दूसरा एग्जांपल लिखें, purchase of machinery at the rate 1 lakh and payment by 60% equity shares, 40% debt issue। हम गए मशीनरी खरीदने, हमने कहा भैया ये वाला मशीन बढ़िया लग रहा है, ₹1,00,000 का है। मशीन का सप्लायर बोला भैया पैसे दो ₹1,00,000। हमने कहा भैया पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, ऐसा करो तुम हमारे थोड़े से इक्विटी शेयर्स ले लो और थोड़ा सा हम तुम्हें उधार दे देते हैं। तो बताओ क्या एंट्री करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 एंड टू डेट 40,000। इतनी बड़ी बात हो गई, आपने इतनी इंपॉर्टेंट मशीन खरीद ली और आपको कैश ही नहीं मिला, तो क्या छोड़ दूं, ना बताऊं? नहीं सर, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फुटनोट्स में बता दो, फुटनोट्स में बता दो। Income tax return is a dash item. Income tax payment is a operating item. Only creating a provision is a non-cash item. Only creating a provision is a non-cash item. But income tax payment is an operating item. अभी हमने बात की थी, payment is an operating item. चलिए जी आगे बढ़े जरा। हाँ मैं जानता हूं कितना टाइम हो गया, और अभी हमारे पास आराम से 15 मिनट है। 15 मिनट ही काफी है, 15 मिनट ही काफी है। देखना जरा क्या लिख दिया मैंने। लो भाई जरा मुझे ये बताओ, आपको कस्टमर से कैश कितना मिला? कुछ इंफॉर्मेशन P&L से आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से आ रही है। बैलेंस शीट ये बता रहा है कि डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, और P&L ये बता रहा है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितनी करी। लेकिन ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मुझे तो कैश फ्लो एक तीसरी चीज बनानी है,
उस कैश फ्लो के लिए कैश चाहिए, कैश में मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट बताओ कितना हुआ। कह रहे सर ये कैसे करें, इसका ऐसा करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का छोटा सा अमाउंट बना, टू ओपनिंग 10 बाय क्लोजिंग 25, और बताना सेल्स करी, टू सेल्स बाय कैश एज अ बैलेंसिंग फिगर 85। जैसा कि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये जो आपने करा इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। हाउ हैव यू अराइव्ड एट दिस कैश फ्लो? बाय मेकिंग अ लेजर अकाउंट एंड बाय यूजिंग द फिगर फ्रॉम P&L. This 85 is derived by direct method. This 85 is derived by direct method. क्या यहां तक ये बात सबको क्लियर है? फिर सर आप इतने ग्राउंड लेवल से क्यों जा रहे हो? बिकॉज वही इमारत ऊंची हो सकती है जिसकी नींव मजबूत हो। आपके 20 नंबर के क्वेश्चन में पता है गलती किसी हाई फाई पॉइंट में नहीं होती, गलती इन बेसिक पॉइंट्स में होती है। अगर ये बेसिक क्लियर है, आप 16 क्या आप 100 नंबर का पेपर ठीक कराओगे। तो मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बच्चों ने सीए फाइनल तक जाना है। सैलरी 45, outstanding salary, opening is 20, closing is 15. Calculate salary paid. ओहो, कोलकाता ने तो बहुत स्पीड से निकाल दिया आंसर, इतनी स्पीड से, माय गॉड। मैं लिखा और आपने आंसर, इतनी कैसे स्पीड से भाई? वेरी गुड। आई डोंट नो राइट और रॉन्ग बट वेरी गुड। स्पीड तो ऐसी चाहिए, ध्यान से देखना कहीं जल्दी में गलती ना हो जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मेरी बात ध्यान से समझना। आपके पास ऑलरेडी पिछले साल 20 लोगों को पैसे देने थे, जिसमें से इस बार आपके और 45 रुपए ड्यू हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 20? ये पिछले साल के हैं सर, एंड दिस 45 ये सर इस साल की ड्यू हो गई। तो भाई दोनों को मिला के 65 रुपए का ड्यू बन गया। बट मेरी बैलेंस शीट कह रही है सिर्फ 15 रुपए ड्यू है। ये तभी हो सकता है मुमकिन जब कैश में 50 रुपए पे कर दिए हों। बात बस सोचने की है। 1 2 3 4 5 बच्चों में से 2 के आंसर गलत हैं। वही तो चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको 20 रुपए, अब आप अच्छा छोड़ो ना, अरे ये छोड़ो, मुनीमगिरी छोड़ो, आप मुनीमगिरी छोड़ो, जरा सोचो 20 रुपए पिछली बार के उधार थे और इस बार की सैलरी तनख्वाह कितनी बन गई? 45। तो टोटल आपको उसी बंदे को 65 रुपए देने हैं। तो आपकी बुक्स में 65 रुपए का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था। आपने देखा सर साल खत्म होते होते तक सिर्फ 15 का आउटस्टैंडिंग बचा है, तो 65 से आउटस्टैंडिंग 15 कहां से पहुंच गया? रस्ते में उसे 50 रुपए दे दिए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स हाउ एन एनालिटिकल माइंड विल थिंक। सर हम एक और तरीके से सोच रहे हैं इस बात को। ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का 5 रुपए कम हो गया। एक सेकंड के लिए मान के चलो कि जो इस साल ड्यू हुआ वो तो एज इट इज पे हो ही गया, पिछली बार में से भी 5 रुपयों को पे हो गया, तो 45 + 5 50 रुपए कैश आउटफ्लो।
₹50 कैश आउटफ्लो। बात क्लियर हुई आपकी? हाँ जी सर, बात क्लियर हुई। धीरे धीरे सर, पर अभी और क्लियर करनी है। हाँ हाँ, उसी के लिए तो बैठे हम। उस बात को इतना क्लियर कर देंगे कि बस मजा ही आ जाए। चलिए जरा ऐसा करिए, अरे रुको यार, 1 मिनट, चल रहे हैं सभी बच्चे, चल रहे हैं घर। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, फिर घर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 6, find out the impact of the following transaction on the cash flow of the firm। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें ये 4 नंबर का वर्किंग नोट होगा। तो भैया मैं तो रैट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, मेरे सारे वर्किंग नोट ठीक, मेरा पूरा आंसर ठीक। मैं तो बड़ा ही नीचे से ऊपर जाने वाला हूं। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हो गया, यानी ऐसा लग रहा है कि आपने जरूर 3 लाख रुपए की परचेज करी है। डिबेंचर्स 0 से 2 लाख हो गए, इसका मतलब आपने 2 लाख के डिबेंचर्स इशू करे हैं। अगर कुछ ना गिवन होता, मेरी लाइफ बड़ी सिंपल थी, मैं 3 लाख रुपए मशीनरी परचेज दिखा के सीएफआई में दिखा देता आउटफ्लो, और डिबेंचर्स में 2 लाख रुपए का इशू दिखा देता फाइनेंसिंग में। लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तो गिवन है, ये एडिशनल इन्फो भी तो गिवन है। देखिए इनकी वजह से मेरे अकाउंट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन 25% चार्ज किया है, थैंक यू वेरी मच। और कह रहा है डिबेंचर्स वर इशूड एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये डिबेंचर्स कैश में इशू करे, मशीनरी के अगेंस्ट इशू करे हैं, यानी ये तो नॉन कैश आइटम बन गया, ये फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मशीनरी जरूर 2 लाख से ज्यादा की खरीदी है, क्योंकि अगर 2 लाख की मशीन होती ना तो लिखा होता वर इशूड एज फुल कंसिडरेशन, वर इशूड एज फुल, अभी यहां तो लिखा है एज पार्ट कंसिडरेशन। आइए भाई जरा खाते बनाएं, फिर देखें जरा कैश फ्लो इंपैक्ट कितना हो रहा है। जूम आउट करते हैं, खाते बनाएं और फिर देखें जरा कैश फ्लो इंपैक्ट कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, डिबेंचर अकाउंट। फॉर्मेलिटी में मत पढ़ना, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अरे छोड़ो ना वो सब बातें, आप बड़े बच्चे हो गए। अब यहां पर 2 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो इसको क्या मानूं? कह रहा है सर डिबेंचर्स वर इशूड एज पार्ट कंसिडरेशन। पार्ट कंसिडरेशन, अच्छा तो इसका मतलब इसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट में भी होनी चाहिए। एक लाख की मशीन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट से पता चला वो 4 लाख हो गई। 2 लाख की एंट्री टू डिबेंचर, मशीनरी परचेज बट नॉट कैश। और हमको यह भी बोला गया है कि भाई हमने डेप्रिसिएशन एट द रेट, बताना भाई कितने परसेंट प्रोवाइड किया है, 25% ऑफ द ओपनिंग अमाउंट। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है भाई, वी डोंट नो, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, वही फॉलो करना पड़ेगा। तो सम टोटल आपका क्रेडिट साइड भारी है 425, और बैलेंसिंग फिगर 125 की अभी भी पड़ रही है। अब ये डेबिट साइड पे कौन सी बैलेंसिंग फिगर आएगी? मशीनरी का डेबिट होने का मतलब मशीनरी का परचेज होना,
पर उधार की परचेज तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब, अच्छा, इसका मतलब आप कितने परसेंट, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ, इसका मतलब आपने कैश में परचेज करी 1.25 की। इसका मतलब आपने कैश में परचेज करी 1.25 की। ये 3.5 लाख रुपए कहां से आ रहा है? मेरा तो 3.25 आ रहा है, आपका 3.5 क्यों आ रहा है? सब बच्चों का, जबलपुर का भी मैं देख रहा हूं, 3.5 क्यों आ रहा है? 3.25 होगा।